नमस्कार, आदाब, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडेर और कोली बरी तो फिर निठारी में किसने मारे बच्चे, पीड़ित मां बाप उठा रहे हैं सवाल। शाहीन के पिता बोले बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन। यूपी में दमघोटू हवा ने निकाला दम, नोएडा गाजियाबाद में सबसे बुरा हाल, कई जगहों पर AQI 400 के पार। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक, कहा जब तक राहुल गांधी तब तक है भाजपा की बल्ले बल्ले। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है, हमें बेहतर फीडबैक मिला। H1B वीजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि भीड़ नहीं टैलेंट चाहिए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। उसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक और कई हथियार पाए गए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट में जिस पर फिदायनी हमले का शक है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में रेड कर रही है और अन्य संदिग्धों की जानकारी निकालने में जुटी हुई है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए सफाई पेश की गई है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि संदिग्ध आतंकी डॉक्टरों का संस्थान से कोई निजी संबंध नहीं है, वे सिर्फ अपने आधिकारिक काम से जुड़े थे। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा है कि उनके कैंपस में किसी भी खतरनाक रासायनिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, न ही ऐसे केमिकल वहां रखे जाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी प्रेस रिलीज के जरिए ये भी बताया है कि उनके लैब्स का इस्तेमाल सिर्फ MBBS छात्रों की ट्रेनिंग और शिक्षा के लिए होता है। सभी गतिविधियां सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक होती हैं। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर भूपेंद्र कौर ने रिलीज के जरिए कहा है कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से बेहद आहत और व्यथित हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इन दुखद घटनाओं से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। हमारे 2 डॉक्टर्स को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इन दोनों डॉक्टर से कोई निजी संबंध नहीं है। निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली लुक्सर जेल से आज रिहा हो सकता है। साल 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। यूपी के नोएडा में एक मृतक के पिता ने कहा कि जब मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी किया गया तो हमें बहुत दुख हुआ था। पंडे ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अगर कोली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर पंडेर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो उन्हें इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? ऐसे में जिन्होंने उसे जेल में डाला उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। भैया मुनिंदर को पहले नंबर तो पंडेर को वो जमानत मिली, वही हमें दुख हुआ। इसलिए अगर वो दोषी नहीं, एक तो केस नहीं पुलिस ने नहीं खोला, केस हमने खोला। 96 सिर हमने गिनती करके 49 थाने में दिए। अच्छा, ये सब और कबूल किया पंडेर ने पुलिस वालों के सामने। पंडेर ने कबूल किया गलती हुई, माफ करो। अच्छा, अब फिर कोली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा? क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसे नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए। जिसने उसको निर्दोष को जेल में डाला है उसे फांसी होनी चाहिए। चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो या कोई है, जिसने निर्दोष को जेल में डाला उसे फांसी होनी चाहिए। आखिर पंडेर ने नहीं किया, कोली ने नहीं किया और डॉक्टरों ने नहीं किया। डॉक्टर रोज आते ही रहते थे ताकि उसने एक दिन के 3 मर्डर है उसकी डायरी में लिखे हुए थे पुलिस के हाथ में। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं तो वो जेल में क्यों था? और इतने साल 18-20 साल क्यों रखा? जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था तो इतने साल से प्रूफ तो सही थे और अब प्रूफ गायब हो गए। बयान जो भी हो, लेकिन हमारा कहना है पंडेर के अलावा पंडेर अंग व्यापार करता था। ताजी बॉडी जिसकी हम लोगों ने निकाली है, ताजी बॉडी जिसकी निकाली उसकी आंखें निकली हुई थी और ये अस्तर इतना नहीं था। हाथ थे, पैर थे, यहाँ से ये 2-4 पीस, ये 4 ये सर, ये अंग नहीं। 3 सर निकालने के बाद 2 सर निकाले, एक बॉडी निकाली। उसके बाद पुलिस को और मीडिया को हमने फोन किया है
तब खुदाई हुई है। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जारी है और इसके तार फरीदाबाद से भी जोड़े जा रहे हैं। इसे लेकर फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में डॉक्टर शाहिद के घर पर भी एनआईए, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान शाहीन के पिता शाहिद अंसारी ने कहा कि हमारी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। सब बता दिया आप लोग को। एक बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी की बस, और घर की तलाशी में क्या क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, कितने बच्चे हैं आपके? आपके मीडिया वालों को हम सब बता चुके हैं। अरे वो मीडिया गई, वो मीडिया गई, उससे हम नहीं बताएंगे। अभी क्या बातचीत? हम बार नहीं बताएंगे। एक बार और बताएंगे। नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। क्या बात हुई? क्या बात हुई? अभी क्या बात हुई? कुछ नहीं कहना है। अभी क्या बात हुई? हमें कुछ कहना ही नहीं है। अभी आई थी जो टीम, क्या बात हुई? अरे अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते हैं। कुछ तो बोलिए अपनी सफाई में। आईडी उधर करो, सूरज सब कुछ बता चुके हैं, आपसे बताना था। क्या खराब कर रहे हैं यार? आईडी दिखी नहीं। क्या दिखा नहीं रही है? हम तुम्हारे अरे एक बयान दे दीजिए। हम क्यों बयान एक बयान का मतलब अपनी बात एक है। आप लोग कितने लोग हो? हम लोग हैं लगभग जितने सभी लोग हैं। अब एक बार बोल दीजिए, बताओ पहले। सुनिए, एक बार में एक बार तो बोल दीजिए, बस एक बार तो बोल। पहले आपने आदमियों को गिनो। भैया गौरव भैया फोन डालो। मीडिया वालों गिनो। सुनिए तो एक बार बोल दीजिए भाई यार, अंदर क्यों जा रहे हो? मीडिया गिने पहले। अरे भाई जब तुम आईडी इतनी दूरी है कैसे दिखा लोगे? कैमरा लगा हुआ हेड पे। उत्तराखंड कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल कर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी गुल फूंक दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी है। ये मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य के स्टेट की लीडरशिप का और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि यदि बदलाव होना है तो उनकी निश्चित रूप में अपेक्षा थी। ये अपेक्षा उनकी हुई पूरी और केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताया हम सब पर। प्रीतम सिंह जी उसमें शामिल हैं, आरक सिंह जी उसमें शामिल हैं, करण मेहरा उस टीम में शामिल हैं, मैं शामिल हूं और संरक्षक के रूप में आदरणीय हरीश रावत जी उसमें शामिल हैं। तो सब पर सबका रोल है। आगे आने वाली लड़ाई के लिए जो भी हमारे तमाम लीडर हैं, इन लीडरों का सबका अपना अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर रोल है और सबका साथ में जो प्रयास होगा वो हम लोग पूरा 1 साल का रोड मैप तैयार करेंगे, समयबद्ध रणनीति तैयार करेंगे और निश्चित रूप में प्रदेश की जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को फलीभूत करेंगे। सर, जैसा कि आपको पहले भी अनुभव रहा है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं मेरी ये हैं कि सबसे पहले प्रदेश की सरकार में जो भ्रष्टाचार बहुत तेजी से जड़ें जमा चुका है, उन जड़ों को काटना है। हमारा पहला प्रयास ये है। हम साल भर तक यहाँ की सरकार को 1 साल में मतलब चुनाव के पहले नहीं बदल सकते, लेकिन उस सरकार पर अंकुश लगाएंगे कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें। मेरी चिंता सबसे बड़ी ये है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रदेश का जीवन तो अनंत है और इस प्रदेश के जीवन में, हमारे इस प्रदेश की नसों में भ्रष्टाचार का नासूर, अगर एक कैंसर इतना मजबूती से अगर जड़ इसने जमा दी तो हमारा प्रदेश आगे खुशहाल प्रदेश कैसे बनेगा? ये भ्रष्टाचार की परंपरा कैसे टूटे, ये हमारा पहला कर्तव्य है और मैं इस पर कल से ही काम करूंगा। यूपी में सर्दी बढ़ने के साथ ही कई शहरों की हवा बेहद खराब हो गई है। बीते कई दिनों से दिल्ली से सटे कई इलाकों की हवा जहरीली बनी हुई है। सुबह की शुरुआत ही धुंध और प्रदूषण के स्मॉग के साथ हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों की हालात तो बेहद खराब है। यहाँ AQI 400 के पार पहुँच गया है। बढ़ रहा है। AQI लेवल लगभग 600-650 के आसपास चल रहा है। तो सांस लेने में समस्या हो रही है, आंखों में दिक्कत होती है, आंखें सही से नहीं खुल पाती हैं, जलन सी होती है आंखों में। तो यही सब समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और देखिए, हम भी अब आपके सामने मास्क लगा के खड़े हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत है इसलिए मास्क लगाया जा रहा है। तो ये सब समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं पॉल्यूशन के कारण। निजात तो यही है, देखिए कि सावधानी बरतें हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सांप्रदायिक मुद्दे हैं क्योंकि वे नई पीढ़ी से डरते हैं। नई पीढ़ी के पास वही पुरानी सोच नहीं है। नई पीढ़ी भविष्य को खुले दिमाग से देखती है, पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक प्रगतिशील और उसकी सोच व्यापक है। हमारी सरकार के मुखिया का दायरा बहुत संकीर्ण है। नई पीढ़ी न केवल दुनिया का अनुभव करना जानती है बल्कि उसे अपनाना भी चाहती है। कम्युनल इश्यूज, क्योंकि वो घबराए हुए नई पीढ़ी के लोगों से, नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नई पीढ़ी के लोगों की सोच नई होती है, या कहें पुरानी सोच नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिए से देखती है। नई पीढ़ी मतलब हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। हमारी सरकार के मुखिया का दायरा ही बहुत छोटा है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। जाना था जापान, पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो जो डेलीगेशन जा रहा है और किसी ने बता दिया उन्हें कि सिंगापुर में वेनिस है। स्पेन वालों को किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है, इसलिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसलिए कम से कम कहां जा रहे हैं पता तो हो। और ये इसलिए बनाए डेलीगेशन जिससे उन्हें हटाया ना जा सके, सरकार से हटाए ना जाए। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव होता है, एकोमोडेटिंग होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है, इसीलिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। इनकी सोच बड़ी होती है नई पीढ़ी के लोगों की। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंट, सेंसिटिव होती है। नई पीढ़ी के विचार फ्लेक्सिबल होते हैं। नई पीढ़ी सबको सुनना, समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। राहुल गांधी के वोट चोरी और एसआईआर के ताज़ा आरोपों पर भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस के प्रचारक नहीं है बल्कि वो भाजपा के प्रचारक है। गांव में जाकर पूछे, यहाँ 100 मतदाता होंगे जो यहाँ के साथ साथ दिल्ली, लुधियाना और गुजरात में भी वोट करते हैं। क्या उनके नाम नहीं हटाए जाने चाहिए? हर बार आप लोग राहुल गांधी बुलवाते हैं। अरे मैंने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी का सुपरस्टार प्रचारक है वो कांग्रेस का प्रचारक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सुपरस्टार प्रचारक है। वोट चोरी, हम मयावन अनकार में बैठे हैं, गांव में जाकर के पूछ लीजिए, यहीं आपको सबूत मिल जाएगा। कम से कम 100 लोग होंगे जो यहाँ भी वोटर हैं और दिल्ली में भी वोटर हैं, लुधियाना में भी वोटर हैं, गुजरात में भी वोटर हैं। तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। अगर 3 जगह है, 2 जगह है, नाम कटना चाहिए। अब यही बात महेवा नानकार के लोगों के समझ में आ जाती है, उस बेचारे के समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक तो सरकार तो बन रही बीजेपी की। नहीं, बीजेपी जब तक राहुल गांधी भगवान की कृपा से रहेंगे तब तक बीजेपी का बल्ले बल्ले है। बीजेपी एकदम, उनको असली मुद्दा समझ में नहीं आया, बल्ले बल्ले है उनकी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि लाल किले के पास जो घटना हुई है वो बेहद ही चिंताजनक है। इसका जिम्मेदार कौन है? पहलगाम हमला कश्मीर में हुआ और जो लोग जिम्मेदार थे वे कहां भाग गए, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीएम मोदी भूटान में थे, अमित शाह सिर्फ बैठकें कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो देर किस बात की है? कल जो वाकया लाल किले के सामने हुआ बहुत चिंताजनक है, खौफनाक वाकया है। पहलगाम के बाद एक बार फिर हमारे 12-13 भाई भारतीय, उनको मार दिया गया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कश्मीर के अंदर पहलगाम हुआ, आज तक ये नहीं पता चला कि वो लोग जो जिम्मेदार थे वो कहां भाग गए। पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ आज तक नहीं पता चला कौन जिम्मेदार था। एक डिप्टी एसपी देविंदर सिंह नाम के
जिनके बारे में तरह तरह के इल्जाम थे, आतंकियों के साथ थे, उनका कुछ पता नहीं चला। और अब इतना बड़ा वाकया लाल किले के सामने हो गया 24 घंटे के अंदर। अभी भारत सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इस इतने बड़े वाकये के पीछे जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। अभी तक कोई साफ जवाब नहीं आया भारत सरकार का। प्रधानमंत्री तो भूटान में है, अमित शाह जी सिर्फ मीटिंग्स ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है। तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद नहीं हुआ है। भारत सरकार तो कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगर पाकिस्तान का हाथ है तो फिर किस बात का इंतजार है। आगे बढ़ो देश सारा भारत। यूपी में आम आदमी पार्टी ने 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक 180 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा का ऐलान किया है। इस पदयात्रा का नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। इस पदयात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। वही संजय सिंह जो संसद से लेकर सड़क तक हर मंच पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो बार बार मैं कह रहा हूं। एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का रोजगार। आज प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से करा रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है। बुनकर समाज परेशान है, वहां बेरोजगारी है। रेडी पटरी वाले के दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, वहां बेरोजगारी है। कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग ये सरकार की नीतियों के कारण बंद हो रहे हैं। शिक्षा मित्र से लेके आशा बहुएं हों, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे वो शिक्षा अनुदेशक हों, सब अपने आप को नियमित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां बेरोजगारी है। तो मैं सबका आह्वान कर रहा हूं कि रोजगार के सवाल पे आइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए, नंबर एक। दूसरी बात सामाजिक न्याय की है। आज उत्तर प्रदेश सामाजिक अन्याय का गढ़ बन गया है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ नफरत की राजनीति चल रही, भेदभाव चल रहा है। तो इस अयोध्या की धरती से, जो प्रभु श्री राम की नगरी है, यहां सरयू तट से संकल्प लेके हम संगम जा रहे हैं, जहां कई पवित्र नदियों का मिलन होता है, जो शिक्षा का केंद्र है। और सामाजिक अन्याय के खिलाफ हम राम राज्य की कल्पना की जब बात करते हैं तो वहां तो सबके साथ समान दृष्टि से न्याय की कल्पना है, सभी वर्गों, सभी धर्मों के साथ। लेकिन आज डबल इंजन की मोदी योगी की सरकार लोगों के साथ जो भेदभाव कर रही है, उसके खिलाफ भी ये यात्रा है। हमने देखा कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है। पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ है, जबकि इससे पहले 6 नवंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में 65.6% मतदान हुआ था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 66.91% के ऐतिहासिक उच्च मतदान के साथ संपन्न हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक 1951 के बाद राज्य में यहां पर सबसे ज्यादा अधिक मतदान प्रतिशत है। इसके अलावा तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमें बेहतर फीडबैक मिला है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है
72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार इलेक्शन 2025 एग्जिट पोल पर कहा कि बिहार के मतदाताओं के अंदर एनडीए सरकार को लेकर एक विश्वास जगा हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के लिए विशेष पैकेज देते रहे हैं, विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए जो काम हमने किया है, डबल इंजन की सरकार ने बिहार की जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। यही कारण है कि 20 साल शासन करने के बाद भी लोग उत्सव के माहौल में हैं। देखिए, एग्जिट पोल और जो चुनाव हुआ अभी, मतदाताओं का स्पष्ट रुझान था, संकेत था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह का माहौल मतदान केंद्र का था सरकार के प्रति, और जो विकास एनडीए सरकार ने किया है, जनता पर उसका प्रभाव था, महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रभाव था। और एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा जनता ने मैंडेट दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और 18 तारीख को अब सोचिए कि ये 18 तारीख का डेट जनता और मतदाता फिक्स करती है कि कोई नेता फिक्स करते हैं। इसी से जो है लग रहा है कि हताशा में है कि ये तो मतदाता फिक्स करेगी, मैंडेट देगी, तब कोई डेट तय कर सकता है। कोई लड्डू पहले बनाने लगे, कोई डेट पहले तय कर ले, ये तो मतदाता का अपमान है। ये तो मतदाता फैसला लेगी 14 तारीख को कि किसका सरकार बनेगा। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरा देश के सभी सर्वे में भी और जनता से भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर बिहार में एनडीए सरकार बन रही है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि हमें सोचना होगा कि आखिर वोट चोरी क्या है। किसी भी रूप में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए वो ना हो, वोटर लिस्ट पारदर्शी हो, मतदान पारदर्शी हो, ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो, ये तमाम चीज़ें आती हैं जो वोट चोरी के मुद्दे के अंतर्गत आती हैं। हरियाणा में क्या हुआ वो सब जानते हैं और महाराष्ट्र में तो उन्होंने खुद ही अपनी पोल खोल दी। अगर मान लीजिए आप जो है वोटर लिस्ट में बेईमानी करते हो, वो भी चोरी है। अगर आप फाउल खेल के प्रोसेस नहीं करके आप एक तरफा सपोर्ट करते हो, वो भी वोट चोरी है। अगर आप चुनाव करवा रहे हो और काउंटिंग में बेईमानी करो, वो भी वोट चोरी है। तो हमें जो है इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि वोट चोरी का मतलब क्या है। किसी भी रूप में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव जिसके अंदर चुनाव आयोग नहीं देखे आगे पार्टी कौन है, किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, वो नहीं देखे, ईमानदारी के साथ है वो अपना काम करे, निष्पक्ष होकर चुनाव करवाए। वोटर लिस्ट भी ट्रांसपेरेंट हो, प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, पोलिंग ट्रांसपेरेंट हो, बेईमानी माफी नहीं हो, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो। ये तमाम बातें आते वोट चोरी के अंदर। मतलब राहुल गांधी का मतलब ये है कि भाई आप इसमें बेईमानी कैसे करने लगे। हरियाणा के अंदर क्या हुआ सबको मालूम है, और महाराष्ट्र में तो इनकी खुद की पोल खोल दी, पूरे देश ने देखा ये क्या हो गया। क्योंकि हार जीत का देखो अंतर का फर्क पड़ता है, हार भी होती जीत भी होती है। हरियाणा के अंदर हुआ पॉइंटों में रह गया फर्क, लोगों ने सहन कर लिया, भाई चलो माइक्रो मैनेजमेंट किया होगा, कुछ किया होगा, कुछ गलती हम जो होगी सहन कर लिया। पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी जो बिग प्लेयर है वहां पर, मजबूत पार्टी हैं, 3 महीने पहले शानदार विजय हासिल करी है पार्लियामेंट के अंदर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने अंता विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि अंता में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को कई बार चुनाव प्रचार के लिए वहां जाना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद हम अंता उपचुनाव जीत रहे हैं। वहां पर हम अच्छे मार्जिन से हमारी जीत होगी। अंता के अंदर सरकार ने खूब जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को कई बार जाना पड़ा है वहां पे, लेकिन उन सब के बावजूद अंत हम जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। अच्छे मार्जिन से ये जीत हमारी वहां पे रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के बचाव में एक बड़ा खुलासा किया है।
ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास प्रतिभाशाली लोगों की कमी है, जिसके लिए वे इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। ट्रंप का कहना है कि इस सिस्टम को अगर बंद कर दिया जाता है तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। उन्होंने आगे कहा कि आपको काम कराने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है, न कि भीड़ की। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिका प्रशासन ने H-1B वीज़ा के शुल्क को 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वीज़ा पर शुल्क बढ़ाकर बाहरी लोगों को रोका जा सकता है। दरअसल कुछ महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम वीज़ा शुल्क बढ़ाने जा रहे हैं। ट्रंप ने मागा अभियान के तहत ये फैसला लिया है। इस अभियान का मकसद है कि अमेरिका के लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अब ट्रंप ने इस पर यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने कहा है कि आपको काम कराने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती है, इसके लिए वीज़ा सिस्टम ज़रूरी है। इस पर जब पत्रकार ने उनसे कहा कि क्या अमेरिका में प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं, ट्रंप ने इसके जवाब में ना का उत्तर दिया। ट्रंप के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि H-1B वीज़ा को लेकर अमेरिकी प्रशासन फिर से नियमों में फेरबदल कर सकता है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।